गांव के कोने में बसा एक छोटा सा कच्चा घर, जो बारिश और ठंड के थपेड़ों को झेलते झेलते अब अपनी मजबूती खो चुका था। इस घर में रहने वाले मोहन, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी एक बेटी दिया जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे थे। मोहन पास की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि घर की जरूरतें बमुश्किल पूरी हो पाती थी। एक दिन मोहन की पत्नी सुनीता मोहन से कहती है, सुनो जी, घर की छत इस बार बहुत कमजोर हो गई है। इस बार इसकी मरम्मत नहीं हुई तो तेज बारिश होने से छत गिर भी सकती है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि समय रहते इसकी मरम्मत करा लीजिए। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही फैक्ट्री जाऊंगा और मालिक से कुछ पैसे ले आऊंगा। वैसे भी इस महीने को पूरा होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। हो सकता है मालिक पूरे पैसे दे दें। ठीक है जी, ध्यान से जाना। मोहन फैक्ट्री के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंचता है तो देखता है कि पूरी फैक्ट्री में आग लगी थी। तभी वो वहां मौजूद एक व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई साहब, ये फैक्ट्री में आग कैसे लगी? अरे क्या बताएं भाई, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरी फैक्ट्री जल गई। मालिक ने कह दिया है कि सब लोग अब कोई और काम देख लें। मोहन बेचारा घबरा जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था। वो रास्ते में सोचता जाता है कि हे भगवान, अब मैं घर की मरम्मत कैसे कराऊंगा? जब सुनीता को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगी। एक काम करता हूँ, जमींदार से ही कुछ मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। ये सोचते हुए मोहन जमींदार के यहाँ मदद मांगने चला जाता है। अरे मोहन, क्या हुआ? बड़े परेशान दिख रहे हो। प्रणाम जमींदार साहब। साहब, मेरे घर की छत बिल्कुल कमजोर हो गई है। अगर इस बार मरम्मत नहीं हुई तो छत गिर सकती है। बस अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं घर की मरम्मत करा लेता। तुम गरीब लोगों की यही आदत होती है। अरे मैंने तेरा ठेका ले रखा है क्या? कहां से वापस करेगा तू पैसा? ना भाई ना, मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा। चल जा अब यहाँ से। मोहन बेचारा मायूस होकर घर वापस चला जाता है। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोहन सारी बात सुनीता को बताता है। सुनीता ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो लगातार 3 दिनों तक अपना कहर बरसती है। सारे गांव वाले ठंड और बारिश की मार झेल रहे थे। ठंड का मौसम इस बार काफी भयानक था और लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने उनके जीवन को और मुश्किल बना दिया था। घर के अंदर छत से पानी टपक रहा था। दीवारें इतनी गीली हो चुकी थीं कि कभी भी गिरने का खतरा था। पूरा परिवार रात में एक ही जगह पर सिकुड़ कर बैठा था। फटे कंबल और पुराने कपड़े ठंड से बचाने में नाकाम थे। अजी सुनते हो, मुझे लगता है इस बार ठंड पहले से भी भयानक होने वाली है। पिछली बार बारिश कम होने की वजह से हमारा घर बच गया था, लेकिन इस बार तो बारिश ने भी अपना कहर बरसा रखा है। घर की दीवार भी बिल्कुल कमजोर हो गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुनीता, मैं क्या करूं? खेत में मजदूरी भी बंद है। बारिश ने सब कुछ डुबा दिया है। पैसे भी खत्म हो गए हैं। अचानक घर की एक दीवार धड़ाम से नीचे गिर जाती है। पूरा परिवार डर जाता है। हे भगवान! सुनीता, देखो, घर की दीवार गिर गई। हमें जल्दी से घर से बाहर जाना होगा। ये छत भी अब कभी भी गिर सकती है। चलो चलो, जल्दी चलो। सब के सब घर से बाहर निकले ही थे कि अचानक उनका पूरा घर तेज बारिश में धराशायी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। अरे शुक्र है भगवान का कि समय रहते हम घर से बाहर आ गए। कोई घर के अंदर नहीं था, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। वो तो सही कहा जी आपने, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? गर्मी का मौसम होता तो कहीं भी सड़क किनारे रह लेते, लेकिन ठंड और बारिश में अगर ज्यादा समय तक बाहर रहे तो हालत और खराब हो सकती है। हाँ सुनीता, अच्छा एक काम करते हैं, आसपास मदद मांगने की कोशिश करते हैं। कोई न कोई तो मदद कर ही देगा। बस आज रात रुकने की जगह मिल जाए, फिर कल सुबह तो कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। बेचारे इधर उधर पड़ोसी से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। बेचारे तीनों थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। अब क्या होगा जी?
कैसे खुदगर्ज लोग हैं ये गांव वाले, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? तुम चिंता क्यों करती हो? पास के ही गांव में मेरा दोस्त राजेश रहता है। आज रात उसके घर रुक जाते हैं, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। कल सुबह निकल जाएंगे और कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। ठीक है जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मोहन अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर अपने दोस्त राजेश के घर पहुंचता है और बाहर से उसे आवाज लगाता है। राजेश, अरे ओ राजेश, जल्दी से दरवाजा खोल भाई। अजी इतनी रात गए, कौन आवाज लगा रहा है? उठकर देखिए तो जरा। राजेश उठकर दरवाजा खोलता है और बोलता है, अरे मोहन, तुम, इतनी रात हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई। तेज बारिश के कारण मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया। गांव में सबसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। अच्छा अच्छा, पहले तुम सब अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। सब लोग राजेश के घर रुक जाते हैं। मोहन राजेश को सारी बात बताता है। राजेश कुछ सोचने के बाद मोहन से कहता है, अरे भाई, तुम एक काम करना, कल सुबह आसपास कोई खाली जगह देखकर एक छोटा सा टेंट का घर बना लेना। कम से कम ठंड से तो बच जाओगे। राजेश भाई, कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं टेंट का सामान खरीद सकूं। उसकी टेंशन तू मत ले। देख, काम तो मेरा भी मंदा ही चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुझे कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे तेरा टेंट का सामान आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं कल ही कोई जगह देखता हूँ। इतना कहकर सब लोग सो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा। आज तू नहीं होता तो पता नहीं ये रात कैसे कटती। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ, ये लो कुछ पैसे, और जल्दी कोई जगह देखकर एक रहने का ठिकाना बना लो। ठंड बहुत बढ़ रही है। मोहन और उसकी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर एक रहने के लिए जगह तलाश करने चल देते हैं। रास्ते में उन्हें एक खाली जगह मिल जाती है। तभी सुनीता बोलती है, देखो जी, ये जगह मुझे सही लग रही है, क्यों ना हम यही अपना टेंट लगा ले। हाँ सुनीता, तुम दिया के साथ यही रुको, मैं सामान लाता हूँ। मोहन सामान खरीद कर लाता है और वहां एक छोटा सा टेंट का घर बना लेता है। बेचारा मोहन घर तो बना लेता है, लेकिन घर चलाने के लिए उन पर इतने पैसे नहीं थे, खाने को राशन नहीं था। अजी, हमने रहने के लिए ये जगह तो बना ली, लेकिन न तो घर में पैसे है और न ही राशन। ऐसे में घर कैसे चलेगा? ऊपर से ठंड भी इतनी ज्यादा है। आप एक काम करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से कुछ ऊन और रजाई का सामान ले आना। मैं दिया के लिए स्वेटर और रजाई बना दूंगी, कम से कम ठंड से तो बचेंगे। मोहन दुकान से कुछ ऊन और रजाई बनाने का सामान लाता है। तभी सुनीता काम करना शुरू कर देती है। अच्छा सुनीता, तुम अपना काम करो, मैं इतना बाहर जाकर कोई काम देखता हूँ। मोहन बाहर काम ढूंढने चला जाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता। बेचारा निराश होकर घर वापस चल देता है। तभी रास्ते में उसे राजेश मिलता है। अरे मोहन भाई, कैसे हो? घर बन गया था क्या? कोई काम मिला या नहीं अभी तक? नहीं भाई, पूरा दिन हो गया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। पता नहीं अब क्या होगा हमारा। अरे तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। अच्छा, मुझे अपने घर लेके चलो, जरा मैं भी तो देखूं घर कैसा बना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। मोहन राजेश को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर राजेश देखता है कि सुनीता स्वेटर और रजाई बना रही थी। अरे वाह भाभी, तुमने तो बड़ी सुंदर रजाई बनाई है, बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे दुकान पर मिलती है। अच्छा, एक रजाई मेरे लिए भी बना सकती हो क्या? अरे क्यों नहीं, भला तुमने हमारी इतनी मदद की तो उसके बदले इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मोहन भाई, तुम एक काम क्यों नहीं करते? भाभी इतनी सुंदर रजाई बनाती है, रजाई बेचना ही शुरू कर दो, ठंड में खूब बिक्री होगी। हाँ नहीं राजेश भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं और रजाई का सामान खरीद सकूं। अरे मैं हूं ना, मैं तुझे सामान दिला दूंगा, और तू मेरी ही दुकान के पास अपनी रजाई बेचना, वहां कस्टमर की भीड़ लग जाएगी। राजेश के इतना कहने पर मोहन मान जाता है और रजाइयों का खूब सारा सामान लाता है और सुनीता को दे देता है। बस फिर क्या, सुनीता जल्दी से अपना काम शुरू कर देती है। इसमें उनकी बेटी दिया भी उसमें मदद करती है और मोहन भी धीरे धीरे सब सीख जाता है। देखते ही देखते वे बहुत सारी सुंदर रजाइयों बनाते हैं और राजेश की दुकान के पास बेचने लगते हैं। ले लो रजाइया, सुंदर सुंदर रजाइया ले लो।
अरे देखो देखो, कितनी सुंदर रजाइयां हैं। कितने की है एक रजाई? जी मात्र 900 रुपये की है। अरे बाबा, इतनी महंगी? बाहर में तो इससे सस्ती मिल जाती है। अरे बहन, आप अंतर भी तो देखिए, एकदम बढ़िया गर्म कपड़े से बनी रजाई है ये। ले लो बहन, अब इतनी दूर मार्केट में कौन जाए जब घर के बाहर ही इतनी बढ़िया रजाइयाँ मिल रही हैं। हाँ ठीक है, जरा 2 रजाई हमें भी दे दो। जी अभी देती हूँ। देखते ही देखते वहां कस्टमर की भीड़ लग जाती है और उनकी सारी रजाई बिक जाती है। सुनीता, मुझे विश्वास नहीं था कि एक ही दिन में इतना मुनाफा हो जाएगा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सही कहा जी आपने। मैं तो कहती हूँ आप एक बड़ी दुकान खोल लो, जिसमें रजाई के साथ साथ ऊन से बने गर्म कपड़े भी बेचना शुरू कर देंगे, जिससे और ज्यादा मुनाफा होगा। बस फिर क्या था, मोहन बाजार से ऊन लाया और सुनीता ने कुछ ही दिनों में ढेर सारे ऊनी कपड़े बना दिए। अब उन दोनों ने मिलकर एक बड़ी दुकान खोल ली, जिसमें रजाई के साथ साथ ऊन से बने गर्म कपड़े भी बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक पक्का घर बना लिया, जिसमें वे अब खुशी खुशी रहने लगे। ये सब देखकर आसपास के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। सर्दियों की एक सर्द रात थी। 5 अनाथ बहनें, राधा, मधु, काव्य, परी और सबसे छोटी काजल कचरे के ढेर के पास सिकुड़े हुए बैठी थी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि उनके हाथ पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और पेट भूख से कराह रहा था। तभी वहाँ कचरा उठाने वाली गाड़ी गुजरी। अरे ओ बच्चों, हटो यहाँ से, मुझे कचरा खाली करना है। चलो निकलो जल्दी इधर से। सब धीरे धीरे उठे और एक कोने में चले गए। गाड़ी ने अपना सारा कचरा वहीं फेंक दिया और उसकी दुर्गंध से उनकी आंखों में पानी आ गया। दीदी, मेरी फ्रॉक देखो कितनी गंदी हो गई है, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। चुप हो जा काजल, देख मैं और तुम्हारी बहनें हैं ना, हम कुछ ना कुछ तरीका जल्द ही निकाल लेंगे। अब तुम रोना बंद करो, चलो। आखिर कैसे इन 5 बहनों के माँ बाबा इन्हें छोड़कर चले गए, चलो जानते हैं। 5 बहन एक गरीब परिवार से थी। एक दिन उनके पिता बीमारी के कारण चल बसे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां गीता पर आ गई। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं और न ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। माँ, जो ना हम पोस्ट से बनी झाड़ुओं की दुकान लगाए, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। गांव में तो झाड़ू बनाने का सारा सामान आसानी से मिल ही जाता है। हाँ, तुमने सही कहा राधा बिटिया, हमें ऐसे ही करते हैं, कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। इतना कहते ही 5 बहनें और उनकी माँ गीता फूस की झाड़ू बनाकर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। लेकिन बेचारों की बदकिस्मती तो देखो, गांव का कोई व्यक्ति उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बेचारे शाम तक वहाँ बैठे रहे और अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अब बहुत हुआ, मैं अपनी बच्चियों को भूखा और ठंड से तड़पते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब हमें शहर की ओर ही जाना पड़ेगा, वहीं कुछ काम मिल सकता है। सबके सब शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर गीता अपनी 5 बेटियों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। राधा, तुम अपनी 4 बहनों का ध्यान रखना और जब तक मैं ना लौटूं तुम सब यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। गीता अपनी 5 बेटियों को छोड़कर काम ढूंढने चली जाती है। गीता जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि अचानक रास्ते में एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे कुचल कर चली जाती है। गीता वहीं अपना दम तोड़ देती है। उधर उनकी 5 बेटियां गीता का इंतजार कर रही थीं, पर उन बेचारों को क्या पता कि जिसकी वो राह देख रही हैं, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। गीता को मरे पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग उसे नजरअंदाज करते रहे। दीदी, पूरी रात बीत गई और माँ अभी तक भी नहीं लौटी। मुझे लगता है अब हमें ही माँ को ढूंढना चाहिए। तुम सही कह रही हो मधु, अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। चलो चलते हैं और माँ को ढूंढते हैं। अब वे 5 बहन अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। तभी उन्हें रास्ते में खून से लथपथ अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि एक लावारिस की तरह पड़ी थी।
जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अरे देखो देखो, लगता है एक्सीडेंट से मर गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। देखो तू जरा, दिखने में कितनी हट्टी कट्टी है। काम धाम कुछ करती नहीं होगी, मांग रही होगी भीख सड़क पर, कुछ चल दिया होगा किसी ने। वो हमारी माँ है, वो भीख नहीं मांग रही थी। अरे वो तो बेचारी काम ढूंढ रही थी ताकि हम पांचों बहनों का पेट पाल सके। पांचों बहन अपनी माँ को उठाती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। तब से ही वे बहनें भूखी प्यासी भटक रही हैं। दीदी, अब हम इतनी ठंड में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ मधु, तुम सही बोल रही हो। मुझे कुछ काम ढूंढना होगा जिससे हम अपना पेट भर सके और कुछ रहने की व्यवस्था कर सके। हाँ दीदी, लेकिन कैसे? काव्या, तुम परी और काजल के साथ रहना। मैं और मधु आज कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी आना, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो मधु। राधा और मधु काम की तलाश में निकल जाते हैं। राधा बुरी हालत में एक ठेले वाले के पास जाती है। तभी ठेले वाला बोलता है, ए भिखारन, चल पीछे हट, मैं तुझे कुछ खाने बने दूंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। भाई साहब, मैं आपसे भीख नहीं मांगने आई हूँ, मैं कुछ खाने को नहीं मांगने आई हूँ। मुझे तो बस कुछ काम दे दीजिए। मेरी 3 छोटी बहनें कितने दिनों से भूखी है। क्या कहा? काम चाहिए तुझे? अरे तेरी शक्ल देखकर मेरे सारे के सारे कस्टमर चले जाएंगे। बढ़िया ही काम मांगने वाली, चल निकल यहाँ से। दुकानदार ने उसे झिड़क कर भगा दिया। दोनों बहनों को कोई काम नहीं मिला। बेचारी दोनों बहनें निराश होकर वापस चल देती हैं। वे दोनों जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक माली दिखाई देता है जो अपने बगीचे में से सूखी घास निकालकर फेंक रहा था। उसे देखकर राधा मधु से कहती है, ये देखो मधु, ये माली सूखी घास फेंक रहा है। हम ये घास अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दीदी, हम इस सूखी घास का करेंगे क्या? मधु, तुझे नहीं पता, गांव में ऐसी फूस का घर बनाते हैं और वो कितना लंबा चलता है। हम भी इससे एक घर बनाएंगे। इतना कहकर वे दोनों घास को लेकर चल देते हैं, जिसमें एक जादुई तिनका भी था जो घास के साथ चला आता है। 5 बहनों में काव्या राधा से पूछती है, दीदी, इतना सारा घास क्यों लाई हो और कोई काम मिला या नहीं? राधा बेचारी निराश हो जाती है क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिला। तभी उनकी सबसे छोटी बहन रोते हुए बोलती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी। रो मत काजल, देखो हम ये घास लाए हैं, इससे हम अपना एक सुंदर सा घर बनाएंगे। तभी अचानक उस घास में एक तिनके से आवाज आती है, मैं एक जादुई घास हूँ। माली ने मुझे उखाड़ कर फेंक दिया था, तब से मैं किसी काम का नहीं रहा। तब से मैं किसी की मदद करने के लिए तड़प रहा हूँ ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। तुम्हें मेरी जरूरत है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या तुम हमारे लिए घर बना सकते हो जिसमें हमें सर्दी भी ना लगे और हम आराम से रह सके? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी पलक झपकते ही वहाँ एक बड़ा सा सूखी घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। 5 बहन अपने आप को उस घर के अंदर पाकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी, ये घास का घर तो बहुत सुंदर है और गर्म भी। इसके अंदर तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। अच्छा, अब मेरा समय पूरा हुआ। तुम्हारी जो भी चाहो इस घर से मांग लेना, वो जरूर पूरी होगी। इतना कहकर वो जादुई तिनका अचानक गायब हो जाता है। है जादुई घर, हम सब कितने दिनों से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को मिल सकता है क्या? ना कहते ही उनके सामने बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। 5 बहनों ने गर्म गर्म खाने की मांग की और कुछ ही देर में उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजनों की थालियां ना आ गईं। इतने दिनों से भूखी 5 बहनों ने उस दिन पेट भरकर खाना खाया। धीरे धीरे सबने नए कपड़े, फर्नीचर और भी कई चीजें मांगी। जादुई घास का घर हर बार उनकी इच्छा पूरी करता। अब वे ठंड में भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थीं, रूपा और मधु। रूपा बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान
रमेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, और रूपा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तब जाकर उनके घर में चूल्हा जलता था। वहीं छोटी बहन मधु बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी राजेश से हुई थी। शादी के बाद से ही मधु को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। मधु हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी रूपा उसके घर जाती, मधु की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। एक दिन सुबह सुबह जब रूपा अपने काम पर जा रही थी, रास्ते में मधु से मुलाकात होती है। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और ये कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। रूपा जानती है कि मधु अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन रूपा के पति रमेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब रूपा के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय, रूपा अपने पति के पास बैठी है, जो खाट पर लेटे कराह रहे हैं। अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं रमेश, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन रूपा मधु के घर जाती है। मधु दरवाजे पर खड़ी होती है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे, बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओह दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन मधु, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है ना। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? अब एक बार कह दिया नहीं है तो मतलब नहीं है। रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। मधु ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन मधु ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूं, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रूपा अपने बड़े भैया के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी, भैया घर पर हैं? नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, रमेश बहुत बीमार है। देखो रूपा, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं है। अब और कुछ सुनना है क्या? रूपा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़ी उदासी से बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर, लू के थपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह मधु की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी। ये हवेली कोई दानशाला नहीं है, चलो भागो यहाँ से। साधु बाबा कुछ क्षण खड़े रहते हैं, फिर निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए रूपा की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। रूपा अंदर से थोड़ा सत्तू और गुड़ लाकर बाबा को देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिनों से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी,
पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा ने रूपा को एक गद्दद्धा दिया और बोले, बेटी, ये घड़ा तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। लेकिन याद रहे कि इसका उपयोग तुम सही काम के लिए ही करो। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। जैसे ही रूप उस गद्दे को घर के अंदर ले जाती है, उसका पति रमेश एकदम स्वस्थ हो जाता है। अरे रूपा, मैं अचानक ठीक कैसे हो गया? और ये गड्ढा, ये कहाँ से लाई हो? ये गड्ढा मुझे एक साधु बाबा देकर गए हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये गड्ढा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं ये लाल कपड़ा हटाती हूँ और देखती हूँ कि इसके अंदर आखिर क्या है। रूपा धीरे धीरे घड़े का लाल कपड़ा हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झड़ने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों अवाक रह जाते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं। ए जी, वह बाबा भगवान के रूप में आए थे। ये देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब इन सोने के सिक्कों से हम कोई अच्छा काम करेंगे। रूपा बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह हमेशा बना रहे। हाँ रूपा, हम इससे कोई कारोबार शुरू करेंगे। हाँ रमेश, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम छाछ, नींबू पानी, शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। रूपा ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए गई। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेठ ने रूपा की मेहनत और ईमानदारी देखकर कहा, बिल्कुल बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब रूपा ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा आई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब रूपा का व्यापार चल निकला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन मधु तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो ये मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी, आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया, जो ये लस्सी का व्यापार शुरू कर दी। और उसका पति रमेश भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मधु परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से रूपा के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा का ही तो कमाल है। अगर वह मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। हाँ रूपा, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़े की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वह साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इन लोगों को किसी साधु बाबा ने जादुई घड़ा देकर गया है। एक काम करती हूँ, यहीं ठहरती हूँ। जैसे ही ये लोग सो जाएंगे, मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर मधु ने रमेश और रूपा के सो जाने का इंतजार किया। जैसे ही वे लोग सो गए, वह तुरंत घर के अंदर जाती है और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है, घड़ा उड़कर दीवार में चिपक जाता है और उसमें से एक गंभीर आवाज आती है। ए मूर्ख, लालची, घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही मधु के हाथ पांव कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन मधु ने अपने खास नौकर रामलाल को बुलाया। रामलाल, यह रूपा की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनती है तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन मधु ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन्हें रूपा की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी
और फिर जोर जोर से कहना था कि छाछ में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह रूपा ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी मधु के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या? इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है इसमें कोई खराबी है। रूपा, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे भाई, मैंने सुना था कि रूपा के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन यह तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन न हो तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन मधु के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहां से चिल्लाते हुए चले गए। भाइयों ध्यान रखना, रूपा की छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे रूपा की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक बहुत कम ग्राहक आए। रूपा समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ देने लगी। बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पीकर देखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल रूपा की छाछ को खराब बता रहे थे, मधु के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलते देर नहीं लगी। बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से रूपा की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब मधु को पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ न सके। उसने अपने नौकर रामलाल को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार रूपा का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि वह दोबारा व्यापार न कर पाए। मालकिन, पिछली बार भी पकड़े पकड़े बचे थे। अगर इस बार कोई देख ले तो? अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी न हो। तुम दोनों चेहरों को कपड़े से ढक कर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग जाना। कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। रामलाल और उसका साथी गोपी अपने चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से रूपा की दुकान के पास पहुंचे। गोपी ने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़का और फिर रामलाल ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, दुकान धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गईं। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे, रूपा की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल और गोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह जब रूपा दुकान आई तो राख का ढेर देखकर गहरा आघात पहुंचा। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गई। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। यह बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। रूपा ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की। वह निराश होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। रूपा ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है। अरे, सबूत मुखिया जी के हाथ मिल गया है। अब जल्दी ही पकड़ा जाएगा कि रूपा की दुकान में आग किसने लगाई। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया। क्या कोई पहचान सकता है कि यह गमछा किसका है? गांव वाले गमछे को ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा ही गमछा तो मैंने मधु के घर पर देखा था। हाँ, मुझे तो लगता है यह गमछा मधु के नौकर का है। मैंने कल उसे ऐसा ही गमछा लेते देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे।
मधु अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, ये मेरा गमछा नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी का तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में सीमा स्टोर्स लिखा था। यही दुकान थी जहां से मधु अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाती थी। मधु, मिट्टी का तेल का डब्बा तुम्हारी दुकान का है। ये यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं? कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। उधर मधु के पति का व्यापार ठप हो गया था। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। वह इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। आते वक्त उसने देखा कि चौपाल पर भीड़ लगी है। वह वहां पहुंचा, तभी सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि वह वही गमछा पहने खड़ा था जो मुखिया जी के पास था। अब बोलो मधु, अभी भी तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ मुखिया जी, ये सब मैंने ही करवाया था। मुझे माफ कर दीजिए। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी रूपा। मधु की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। रूपा ने अपनी बहन को गले लगा लिया। गांव वालों को रूपा की दरिया दिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मधु को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका था। रूपा ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया। अगर तुम मेहनत से काम करोगी तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। मधु ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और वह भी अब अपने कारोबार में लग गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाते हैं। गर्मी में गरीब विधवा, गर्मियों का मौसम था। चिलचिलाती धूप में सुनीता कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में लू के थपेड़े आग बरसा रहे थे। यह गर्मी तो मेरी जान ही ले लेगी। और इस कुएं का गर्म पानी, हाय हाय हाय। इस मौसम में तो घर से बाहर निकलते ही शरीर में आग सी लग जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर झुलस रहा है। सुनीता बड़बड़ा रही थी। सुनीता के पिता रामलाल बहुत गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके सुनीता को पाला था, इसलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ सुनीता की शादी राजेश से हो गई। मई के महीने में शादी हुई थी और देखते देखते 1 महीना बीत गया और जून की झुलसाने वाली गर्मी ने सबकी रूह कंपा दी। सिर छिपाने के नाम पर ले देकर एक फूस की झोपड़ी ही थी, जिसमें सुनीता के साथ साथ उसके सास ससुर और उसके पति रहते थे। शाम का वक्त था। सुनीता का पति राजेश मजदूरी करके घर लौटा। राजेश बेटा, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। बहू कल रात भर उमस में बेचैन हो रही थी। तू ये गीला कपड़ा बहू को दे दे। नहीं माँ, ये तो तुम्हारे और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को ठंडक की ज्यादा जरूरत है। गर्मी बहुत है। बिना किसी राहत के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वह एक पतले से कपड़े में सोई थी और गर्मी के मारे बहुत परेशान थी। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके बुजुर्ग माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नवविवाहित पत्नी सुनीता थी। दोनों का ख्याल रखना राजेश का फर्ज था। वह तीनों को ही गर्मी से बचाना चाहता था, लेकिन घर में कोई पंखा या राहत का साधन नहीं था। तभी सुनीता बाहर से कपधे धोकर आई और महेश की परेशानी को भांप गई। सुनिए, आप परेशान मत होइए। जो गीला कपड़ा है उसे माँ और बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो यूं ही सो जाऊंगी। अरे सुनीता, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का कारण है। ये गर्मी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता। आपको परेशान देखकर समझ गई थी कि यही बात होगी। सुनीता, तुम कितनी समझदार हो। मेरी माँ और बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता। ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि यही अब मेरे माँ और बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं सुनीता, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो।
तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी गर्मी से राहत का कोई इंतजाम जरूर करूंगा। घर के काम निपटाकर सुनीता छांव में बैठकर हवा के हल्के झोंके का इंतजार कर रही थी। हाँ, थोड़ी हवा मिल जाए तो अच्छा लगेगा। फिर तो रात में गर्मी सहनी ही है। जिस दिन हवा भी नहीं चलती उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। आज तो बाहर काफी गर्म लू चल रही थी। सुना है थोड़ी दूर शहर में हीटवेव की चेतावनी जारी हुई है। वहीं से गर्म हवाएं इधर आ रही हैं। राजेश सुनीता से बात कर ही रहा था कि इतने में गर्म हवा के तेज झोंके से खिड़की खुल गई और खिड़की का एक पल्ला टूटकर जमीन पर गिर गया। ऊपर वाले को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहले ही गर्मी कम थी क्या, जो यह मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। जिस कपड़े को सुनीता गीला कर कर गर्मी से राहत लेती थी, उससे उसने खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। पिताजी, खिड़की से बहुत गर्म हवाएं हमारी झोपड़ी के अंदर आ रही थीं। इन हवाओं से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ ने मुझे शादी में एक दुपट्टा दिया था, वही गीला करके ओढ़ लूंगी। हमें माफ कर देना बहू, इस गर्मी में हम तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस आज रात की बात है। कल ठंडक का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होने वाला है? क्या आसमान से ठंडी हवा आएगी? भला एक दिन में ठंडक का इंतजाम कहाँ से होगा? मुझे पता चला है कि शहर में एक सेठ रोज दोपहर को सड़कों पर गरीबों को ठंडक देने के लिए पानी और पंखे बांटता है। मैं भी कल दोपहर को सड़क के किनारे जाकर बैठ जाऊंगा। नहीं, इतनी गर्मी में मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं जाने दूंगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सामान मिलते ही मैं घर आ जाऊंगा। दूसरे दिन राहत पाने के लिए दोपहर में राजेश सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। राजेश पूरी दोपहरी गर्मी में तड़पता रहा। इंतजार करते करते रात हो गई। राजेश उठकर घर आया और दरवाजे पर ही गिर पड़ा। सुनीता ने दौड़कर राजेश को उठाया और उसे छूकर देखा। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना कि आप सड़क पर नहीं जाएंगे। अरे सुनीता, क्या करूं? हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल दोपहर वो सेठ राहत देने आया ही नहीं। बेचारी सुनीता ठंडा पानी लाकर राजेश की सेवा करती रही, लेकिन राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद राजेश की हालत और खराब होती चली गई। पैसे न होने के कारण वह डॉक्टर के पास भी नहीं जा सका और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। शादी के दूसरे महीने में ही सुनीता विधवा हो गई। सुनीता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब राजेश के माता पिता की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुनीता के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी मदद कर पाते। बेटा, अब तू हमारे साथ घर चल। तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? तेरे पास तो एक पंखा भी नहीं है। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। मैं अकेली कहाँ हूँ? माँ और बाबूजी भी मेरे साथ हैं। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूँ अब। तुम अपना ध्यान रखना। हे भगवान, अब घर में कुछ खाने को नहीं बचा। अब बाबूजी की दवाइयाँ कैसे लाऊंगी? ऊपर से ये तपती गर्मी। अगर माँ बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं राजेश को उस दिन बाहर जाने ना देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ देता। इतना कहकर सुनीता रोने लगती है। अरे बहू, अब रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया। अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। अब सुनीता ने घर घर जाकर काम मांगना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मालकिन, मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे काम वाली की ज़रूरत थी। अब इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। धन्यवाद मालकिन, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। अब सुनीता दिन भर मेहनत करती, गर्मी में झुलसकर बर्तन और कपड़े धोती, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब वह अपने सास ससुर के लिए
2 वक्त की रोटी और दवाइयों का इंतजाम कर पा रही थी। एक दिन उसकी मालकिन उसे एक नया पंखा देती है। उसे देखते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, तुम्हें ये पंखा पसंद नहीं आया? नहीं मालकिन, काश यह पंखा मुझे पहले मिल जाता तो मेरे पति आज जिंदा होते। सुनीता अपनी सारी आपबीती बताती है। ये सब सुनकर उसकी मालकिन को उस पर दया आ जाती है और वो सुनीता को 2 पंखों के साथ साथ कुछ पैसे भी दे देती है। अब सुनीता अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब उन्हें उस कड़कती गर्मी से बचने का साधन मिल गया था। गरीबी की मार झेलती सुनीता को एहसास हो गया था कि गर्मी अमीरों के लिए छुट्टी का मौसम होती है, लेकिन गरीबों के लिए यह मौत का फरमान लेकर आती है। गर्मियों की तपती दोपहर थी। रोहित और सिया की नई नई शादी हुई थी। सिया को देखने के लिए घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। शादी के बाद से ही रोज रिश्तेदारों का तांता लगा था। माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे बेटा, जब से तेरी शादी हुई है मेहमानों का आना बंद ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो रहा है। पहले तेरी शादी में ही कर्ज ले लिया था, अब लगता है मेहमानों की आओ भगत में भी कर्ज लेना पड़ेगा। माँ, मैं बाजार से कुछ आम ले आता हूँ। आम बहुत सस्ते बिक रहे हैं। अरे, मैं रिश्तेदारों के खाने पीने की बात कर रही हूँ और तुझे आम की पड़ी है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या उसे आम खिलाकर भेजेगा? नहीं माँ, तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट मैंगो जूस बनाती है। इसके हाथ का बना मैंगो जूस पियोगी तो बार बार मांगती रह जाऊंगी और सारे मेहमान रसगुल्ले और गुलाब जामुन भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी तो बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। अभी से उससे खाना कैसे बनवा सकते हैं? उधर अपने कमरे में बैठी सिया पति और सास की बातें सुन रही थी। वह उनके पास आई और बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं मेहमानों के लिए मैंगो जूस बना दूंगी। रोहित, आप बाजार से ताजे आम ले आइए। रोहित आम लेकर आया और सिया ने मैंगो जूस बनाना शुरू कर दिया। मैंगो जूस में ऐसा जादू था कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई, यहाँ तक कि पड़ोस तक पहुँच गई। पड़ोस की राधा चाची भी वहाँ आ गई। अरे राधा बहन, आओ आओ, सिया बहू मैंगो जूस बना रही है। अरे सुमित्रा, तुम्हारे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं खिंची चली आई। तभी घूंघट में लिपटी सिया एक गिलास में मैंगो जूस लेकर बाहर आई और राधा चाची को पीने के लिए दिया। बहू, ऐसा मैंगो जूस तो मैंने पहली बार पिया है। गर्मी के मौसम में मैंगो जूस पीने का मजा ही अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर मैंगो जूस पी रही हूँ। इस मैंगो जूस के लिए तो शगुन बनता है। ये लो 151 रुपए। शगुन के पैसे लेते हुए सिया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे घर में जो भी रिश्तेदार आते वे सभी सिया के हाथ के बने मैंगो जूस की बहुत तारीफ करते और शगुन देकर जाते। माँ जी, मेहमानों ने मैंगो जूस के बदले जो शगुन दिया है वह पूरे 5000 रुपए हो गए हैं। इन पैसों को आप रख लीजिए, कर्ज चुकाने के काम आएंगे। नहीं बहू, इन पैसों पर तेरा हक है। आखिर मैंगो जूस तो तूने ही बनाया था ना। माँ जी, अब मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, तो मेरी हर चीज पर आपका उतना ही अधिकार है जितना मेरा। इसीलिए आप इन पैसों को रख लीजिए। सिया की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सिया के दिए पैसे रख लिए। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन रोहित ने कहा, माँ, मेरी और सिया की शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अब मुझे अपना काम फिर से शुरू कर देना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन अब तो गर्मी शुरू हो गई है और इस मौसम में कौन गर्म चाय लेगा? दरअसल रोहित अपने ठेले पर घूम घूम कर गर्म चाय बेचता था, लेकिन अब शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। माँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मेरी शादी हो चुकी है और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसा करता हूँ, मैं कल से मजदूरी के काम की तलाश करता हूँ। दूसरे दिन सुबह रोहित काम की तलाश में घर से बाहर निकला। उस दिन धूप बहुत तेज थी। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। कार का मालिक एक भला आदमी था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और रोहित को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। जब वरुण, कार मालिक, रोहित को उसके घर छोड़ने पहुंचा तो सुमित्रा और सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई
वो दोनों रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? कमाने वाला तो काम करने की हालत में ही नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आप लोगों की कुछ मदद करना चाहता हूँ। वरुण ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर सुमित्रा के हाथ में रख दिए। वरुण पैसे देकर चला गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा ने दरवाजा खोला तो सामने हरिलाला खड़ा था। सुमित्रा देवी, बेटे की शादी तो निपट गई ना? अब शादी के नाम पर जो कर्ज लिया था वह भी चुका दो। कर्जा कैसे चुका दूं लाला जी? रोहित का तो पैर ही टूट गया है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। अरे बहू, दहेज में रुपए पैसे तो लाई होगी ना, वही दे दो। लाला जी, हमने बेटे की शादी की है, कोई सौदा नहीं कि बहू अपने घर से रुपये पैसे लेकर आएगी। सिया सोच में पड़ गई। लाला जी, तुम बस 1 महीने का समय दे दो, अगले महीने अपने पूरे पैसे ले जाना। अरे बहू, ये तुमने उनसे क्या कह दिया? भला 1 महीने में हम उनका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? रोहित की हालत तो देखी है ना तुमने। माँ जी, आप चिंता मत करिए। वरुण जी जो पैसे देकर गए थे, मैं उन पैसों से कुछ आम ले आऊंगी और उनसे मैंगो जूस बनाकर बेचूंगी। लेकिन बहू, तू मैंगो जूस बेचेगी कैसे? हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है। माँ जी, घर में पुराना ठेला तो है ना, जिस ठेले से कभी चाय बेची जाती थी उसी में मैंगो जूस रखकर बेचूंगी, और मुझे ठेला चलाना भी आता है। सिया ने बाजार से सामान लाकर मैंगो जूस बनाया और ठेले में रखकर निकल पड़ी। उसके मैंगो जूस का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वह पूरे शहर में मैंगो जूस बेचने वाली के नाम से मशहूर हो गई। कुछ ही दिनों में सिया ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, लाला जी अपने पैसे मांगने आते ही होंगे, आप उन्हें ये पैसे दे देना। जीती रहो बहू, भगवान सबको तुम्हारे जैसी बहू दे। 1 महीना पूरा होते होते ही रोहित ठीक हो गया। सिया, अब मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें ठेले पर मैंगो जूस बेचने की जरूरत नहीं है। अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। जब हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे तो घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इस तरह सिया ठेले पर मैंगो जूस लेकर रोज उसे बेचने निकल जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।